दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। दोस्तों, बिहार में जो कुछ चल रहा है उसे सामान्य नहीं माना जा सकता, और सामान्य इसलिए भी नहीं माना जा सकता कि एक गठबंधन के दो बड़े पहिए, दो चक्के अलग अलग दिशा में जाते हुए दिख रहे हैं। कल्पना कीजिए या कोई उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत कर दीजिए जिसमें देश के प्रधानमंत्री, खासकर नरेंद्र मोदी के दौर में, नरेंद्र मोदी यदि किसी राज्य में चुनावी सभा करने जाए और उस चुनावी सभा के मंच पर उनके दल या गठबंधन का मुख्यमंत्री मंच पर मौजूद ना हो, क्या यह सामान्य घटना है? निश्चित तौर पर इसे सामान्य नहीं माना जा सकता। और खासकर तब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में नहीं, बल्कि नीतीश कुमार के उम्मीदवार, जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार संतोष कुशवाहा के पक्ष में चुनावी प्रचार करने गए थे। लेकिन नीतीश कुमार ने मंच साझा नहीं किया। आखिर नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार में ऐसा क्या हो गया? क्या हुआ नवादा की सभा में, क्या हुआ जमुई की सभा में? उसके बाद से दोनों के चुनावी रास्ते जुदा होते हुए दिख रहे हैं, दोनों की चुनावी सभाएं होती हुई नहीं दिख रही है। और आगे भी कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी जब जब चुनावी सभा में बिहार आएंगे, नीतीश कुमार उनके साथ मंच साझा नहीं करेंगे। आखिर हो क्यों रहा है ऐसा? सबके अपने अपने तर्क है, अपनी अपनी थ्योरी है, और चाहे कोई तर्क दे, कोई थ्योरी अपनी तरफ से लाए, ये इस बात को सामान्य घटना नहीं माना जा सकता कि बस यूं ही दोनों अलग अलग जगह पर ज्यादा इलाकों को कवर करना है, इसलिए नहीं एक साथ हो रहे हैं। क्या ऐसा उत्तर प्रदेश में हुआ है कि नरेंद्र मोदी चुनावी सभा करने गए और योगी आदित्यनाथ ना हो? क्या ऐसा मध्य प्रदेश में हुआ है या होगा कि नरेंद्र मोदी चुनावी सभा करने गए हो और मोहन यादव मंच पर ना हो? और क्या ऐसा राजस्थान में होना है, गुजरात में होना है, या महाराष्ट्र में जहां एनडीए के मुख्यमंत्री हैं वहां ऐसा होना है कि एकनाथ शिंदे या भूपेंद्र पटेल या भजनलाल शर्मा मंच पर ना हो, या विष्णुदेव शायद छत्तीसगढ़ की चुनावी सभा में प्रधानमंत्री के साथ मंच साझा ना करें? यह हो ही नहीं सकता। एक उदाहरण आप बता दीजिए ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन यह हुआ है तो यह सामान्य नहीं है। और अब तो सवाल यह उठने लगा है कि इस गठबंधन की मियाद और कितने दिनों तक बची है। चुनाव में एकजुटता का संदेश देती है, खासकर गठबंधन के दौर में जो राजनीति होती है, जिस प्रकार से चुनावी बिसात बिछाई जाती है, उसमें एकजुटता का संदेश दिया जाता है। लेकिन नरेंद्र मोदी कहीं और जा रहे हैं, नीतीश कुमार कहीं और जा रहे हैं, दोनों मंच साझा नहीं कर रहे हैं, तो क्या इससे एकजुटता का संदेश जा रहा है? और पहले चरण की वोटिंग के 3 दिन पहले, प्रचार अभियान समाप्त होने के 1 दिन पहले जब यह घटना सामने आ रही है, तो भारतीय जनता पार्टी की 2 सीटों पर क्या संदेश गया है? नवादा और औरंगाबाद, जहां पहले चरण में वोटिंग होनी है और बीजेपी लड़ रही है। क्या संदेश है वहां का कि जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है? क्या मैसेज मिल रहा है जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ताओं को नवादा और औरंगाबाद में? और क्या मैसेज मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को दूसरे चरण की उन 5 सीटों पर, जहां 5 सीटों पर एनडीए की तरफ से जनता दल यूनाइटेड ही चुनाव लड़ रही है? और यह संदेश देने की कोशिश जाने अनजाने तो नहीं हो रही है, सब कुछ जानबूझकर हो रही है। यानी हाराकिरी की कोशिश बिहार में चल रही है, और हाराकिरी की कोशिश का अंजाम क्या होगा इसका आप सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं। जनता दल यूनाइटेड की सीटों पर जहां कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, मजबूती से लड़ रही है, पूरे बिहार की बात मैं आपको बता रहा हूं, चाहे 3 कैंडिडेट डिक्लेयर हुए हैं, चाहे बात भागलपुर की करें, अजीत शर्मा मजबूत कैंडिडेट है, तारिक अनवर कटिहार में बेहद मजबूत कैंडिडेट है, और किशनगंज में मोहम्मद जावेद भी मजबूत कैंडिडेट है। लेकिन जहां आरजेडी लड़ रही है वो जेडीयू के खिलाफ मजबूती से लड़ रही है, और खासकर तब जब आरजेडी पूर्णिया में मजबूती से नहीं लड़ रही और वहां निर्दलीय पप्पू यादव बहुत बड़ी चुनौती बने हुए हैं, तो उस परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनके कार्यकर्ता क्या किसी चिराग मॉडल की तरफ चल रहे हैं, जो चिराग मॉडल 2020 के विधानसभा चुनाव में बिहार में देखा गया, खासकर उन सीटों पर जहां जनता दल यूनाइटेड एनडीए के बैनर तले चुनाव लड़ रही थी, और उनकी सीटों पर चिराग पासवान की लोजपा, लोक जनशक्ति पार्टी,
कथित रूप से भाजपा के समर्थन, भाजपा के उम्मीदवार, भाजपा के कैडर और कुछ लोगों पर, कुछ सूत्रों पर भरोसा करें तो भाजपा के संसाधन के बूते चुनाव लड़ रही थी। जेडीयू को कर्टेल किया जा रहा था, पॉलिटिकली जेडीयू की साइज को छोटा किया जा रहा था। तो क्या नीतीश कुमार अब उसका बदला निकाल रहे हैं, राजनीतिक बदला ले रहे हैं नीतीश कुमार? यह सवाल एक ऐसे दौर में सामने आकर खड़ा हो गया है जिस दौर में, याद रखिए, सत्ता 2020 में नीतीश कुमार की दांव पर थी। तब नरेंद्र मोदी का कुछ भी दांव पर नहीं था, तो चिराग मॉडल चल रहा था। आज नरेंद्र मोदी का सब कुछ दांव पर है। बीजेपी के भी सांसदों को जिताना है तो नरेंद्र मोदी को जिताना है। नीतीश कुमार मेहनत करें ना करें, उनकी सत्ता को कोई खतरा नहीं है। उनकी सत्ता 1.5 साल बाद चुनाव होना है, और वैसे भी उनकी सत्ता को इस विधानसभा में खतरा नहीं है, क्योंकि दोनों ही गठबंधन अपने साथ लाकर उन्हें मुख्यमंत्री पद पर बनाए रखने में हमेशा से इंटरेस्ट लेते रहे। हमेशा से उन्हें इस बात पर आपत्ति नहीं रही है। तो नीतीश कुमार की सत्ता पर तो कोई खतरा नहीं है। तो यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब नीतीश कुमार की सत्ता को कोई खतरा नहीं है, एक न एक स्टेपनी उनके साथ हमेशा तैयार रहेगी, तो क्या नीतीश कुमार 2020 के चिराग मॉडल का बदला ले रहे हैं? सबके अपने अपने तर्क है, अपनी अपनी थ्योरी है। राजनीतिक विश्लेषकों का एक मत यह है कि नरेंद्र मोदी अपने सामने किसी दूसरे नेता को अपनी उपलब्धियां गिनाते हुए नहीं देख सकते। वो तो रेल की हरी झंडी भी किसी नेता को नहीं, रेल मंत्री को नहीं दिखाने देते। अश्विनी वैष्णव साहब सपना देख रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि कहीं तो मोदी जी जगह छोड़े, किसी वंदे भारत को, किसी एक्सप्रेस ट्रेन को वैष्णव साहब भी जाकर झंडी दिखाएं, कहीं रेलवे के डीआरएम और जीएम भी झंडी दिखाएं, लेकिन मोदी जी वो मौका देते नहीं है। मोदी जी संदेश देते हैं कि वही प्रधानमंत्री, वही रेल मंत्री, वही सरकार, वही संसद, वही रेलवे बोर्ड के चेयरमैन, वही एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन, वही गृह मंत्री, वही वित्त मंत्री, वही रक्षा मंत्री, सारे संदेश वो खुद ही देते हैं। अब ऐसे में नीतीश कुमार क्या कहते हैं? मोदी जी के मंच पर जाकर मोदी जी के ठीक पहले भाषण देते हैं और क्या कहते हैं? 2005 के पहले बिहार में कुछ था जी? कोई घर से निकलता था, सड़क था, बिजली था, लड़की लोग स्कूल जाता था? ये सारी बातें अपनी स्थानीय, अपनी मादरी जबान से मिलती जुलती हिंदी में वो बोलते हैं। और जब उस भाषा में नीतीश कुमार आम लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, अपनी उपलब्धियों का बखान करते हैं, तो लोगों का मानना है कि ये बातें नरेंद्र मोदी को अच्छी नहीं लगती, क्योंकि उस उपलब्धियों में नरेंद्र मोदी का कोई योगदान नहीं है। और इसलिए योगदान नहीं है क्योंकि नीतीश कुमार जिस कालखंड की उपलब्धियों का जिक्र करते हैं, नीतीश कुमार के 19 साल के मुख्यमंत्रित्व काल में जिस कालखंड को स्वर्णिम काल, गोल्डन एरा कहा जाता है, वो नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने से यानी 2014 के पहले का वक्त है, जब वाकई नीतीश कुमार ने बिहार को बदलने के लिए बहुत बड़े बड़े काम किए थे। सामाजिक स्तर पर पिछड़ा में अति पिछड़ा को पंचायती राज तक पहुंचाया, दलित में महादलित का चुनाव कर सरकारी योजनाओं का लाभ देने की कोशिश की, साइकिल योजना शुरू की, लड़कियों को घर से निकालकर स्कूल तक पहुंचाया। ये तमाम काम नीतीश कुमार ने किए। बिजली, सड़क, लॉ एंड ऑर्डर, सबकी व्यवस्था सुधारी। अब स्वाभाविक है कि अपने इस उपलब्धि को अगर नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के साथ साझा करें तो लोग हंसेंगे। अब वो कह तो नहीं सकते कि गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के आशीर्वाद से हमने 2005 से लेकर 2010 के बीच में ये काम किए, या 2005 से 2014 के बीच में ये काम किए, क्योंकि नीतीश कुमार भी अपनी राजनीतिक कमजोरियों को जानते हैं कि नीतीश कुमार के पास अपनी उपलब्धियों को गिनाने के लिए 2014 के बाद का उनका जो कार्यकाल है उसमें नील बटा सन्नाटा की स्थिति है। 2014 के बाद ऐसी कोई उल्लेखनीय उपलब्धि नीतीश कुमार के नाम नहीं है जिस उपलब्धि का जिक्र वो अपनी चुनावी सभाओं में कर सके। उसके बाद नीतीश कुमार सिर्फ और सिर्फ अपनी पुरानी पहले कार्यकाल की उपलब्धियों पर चल रहे हैं। कोई ऐसी उपलब्धि, एक उपलब्धि नीतीश कुमार की ऐसी नहीं है जो 2014 के बाद कम से कम जनता के बीच वो मजबूत मुद्दे के तौर पर रख सके। तो सवाल है कि जब 2014 के बाद की ऐसी उपलब्धि नीतीश कुमार के नाम है ही नहीं,
तो मोदी जी के साथ साझा कैसे करेंगे उसको। वही नरेंद्र मोदी के साथ दिक्कत है कि नरेंद्र मोदी जिस मंच पर होते हैं, उनकी पार्टी के जो भी नेता हैं या उनके गठबंधन के जो भी नेता, चाहे वो एकनाथ शिंदे हो या दूसरे मंत्री हो या भूपेंद्र पटेल हो या योगी आदित्यनाथ हो, मंच पर सब लोग मोदी नाम केवलम करते रहते हैं। मोदी जी के आशीर्वाद से, मोदी जी की कृपा से, तो हकीकत यह है कि वो सारे मुख्यमंत्री या तो नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद भाजपा गठबंधन से मुख्यमंत्री बने हैं, या उनकी कैबिनेट के मंत्री हैं तो उन्हीं की कृपा से बने हैं। तो वो नाम ले सकते हैं, उस उपलब्धि का जिक्र कर सकते हैं, भले ही वो उपलब्धि हो या ना हो। नीतीश कुमार ये काम नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ी हकीकत है बिहार की राजनीति की। वहीं अंदर खाने भारतीय जनता पार्टी के लोग नीतीश कुमार के द्वारा नरेंद्र मोदी के मंच पर नहीं पहुंचने के बारे में कहते हैं कि नीतीश कुमार के को स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्या है। यह मेरा मानना नहीं है, अंदर खाने जो बीजेपी के लोग बात करते हैं कि नीतीश कुमार को कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्या है, वो कुछ भी बोल जाते हैं, इससे प्रधानमंत्री असहज होते हैं। अच्छा, तो नीतीश कुमार को जब स्वास्थ्य संबंधी समस्या है, कुछ भी बोल जाते हैं, तो सवाल यह उठता है फिर भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने संसदीय क्षेत्रों पर, यानी जिन 17 संसदीय क्षेत्रों पर बीजेपी के लोग चुनाव लड़ रहे हैं, वहां बीजेपी के लोग नीतीश कुमार की चुनावी सभा क्यों करवा रहे हैं, क्यों बुला रहे हैं उनको अपने क्षेत्रों में, जब उन्हें इतना डर है कि नीतीश कुमार कुछ बोल जाते हैं जो भारतीय जनता पार्टी को असहज कर सकता है, या जानबूझकर व्यंग्य के रूप में बोल जाते हो। यदि उनका स्वास्थ्य ठीक भी हो तो जिस ढंग से लोगों ने रायता फैलाया है उनके स्वास्थ्य को लेकर, हो सकता है कि नीतीश कुमार इसका राजनीतिक फायदा उठाते हुए भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कुछ व्यंग भी कर दें, कुछ सरकास्टिक टोन में भी बोल दें, और फिर बाद में लोग कहें कि चलो भाई इनका स्वास्थ्य अभी ठीक नहीं है, बोल गए होंगे। यह भी तो हो सकता है। फिर नीतीश कुमार को भाजपा के लोग अपने संसदीय क्षेत्रों में क्यों बुला रहे हैं, यह बेहद महत्वपूर्ण सवाल है। यानी इस तर्क में कोई दम नहीं है कि नीतीश कुमार को कुछ समस्या है, जिस वजह से स्वास्थ्य संबंधी समस्या है, जिस वजह से प्रधानमंत्री उनके साथ साझा नहीं कर सकते मंत्र। प्रधानमंत्री क्या कोई दूसरे ग्रह से आए हुए प्राणी है क्या, कि उनके साथ मंच साझा नहीं कर सकते और भाजपा के दूसरे नेताओं के साथ नीतीश कुमार मंच साझा कर सकते हैं? यह बात किसी के गले नहीं उतरती। दूसरे भाजपा नेताओं के साथ बैठने में और उस सभा में जाने में नीतीश कुमार को दिक्कत नहीं है, दिक्कत सिर्फ प्रधानमंत्री के साथ है। तो इसका सीधा मतलब यही निकलता है कि दिक्कत कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री की तरफ से होगी कि नीतीश कुमार को सभाओं में ना आने दिया जाए। वरना नीतीश कुमार को क्या दिक्कत है जाने में, प्रधानमंत्री की सभा में जाने में क्या दिक्कत है? वो तो वहां जाकर प्रधानमंत्री का पूरा सम्मान भी करते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं, वो कहते हैं कि कभी साथ नहीं छोड़ेंगे, बीच में इधर उधर हो गए थे, अब कभी साथ नहीं छोड़ेंगे। ये अलग बात है कि जब जब नीतीश कुमार जितनी जोर से बोलते हैं कि कभी साथ नहीं छोड़ेंगे, तब तब नीतीश कुमार और जल्दी साथ छोड़ देते हैं। याद कीजिए पिछले गठबंधन को, जब नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में आए थे, क्या कहा था? अलायंस टूटने के कुछ दिनों पहले तक क्या कहते थे, जब लोग कहते थे कि सुना है कि आप वापस एनडीए में जाने वाले हैं, तब वो कहते थे कि ये सब फालतू बातें हैं। कई बार तो नीतीश कुमार ने मीडिया के सामने यहां तक कहा कि मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना कबूल नहीं है, और वो चले गए। ठीक इसी तरह से 2022 में जब नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ा, 9 अगस्त 2022 को, याद कीजिए 48 घंटे पहले यानी 7 अगस्त को हथकरघा दिवस, हैंडीक्राफ्ट डे के मौके पर पटना में नीतीश कुमार के अगल बगल दोनों भाजपा के डिप्टी सीएम तारकेश्वरी सिन्हा और तारकेश्वर प्रसाद और रेणु देवी बैठे हुए थे, और वहीं उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन बैठे हुए थे, और सबसे हंस हंस कर बातें कर रहे थे, और कोई सोच नहीं सकता था कि नीतीश कुमार पाला बदल करने वाले हैं 48 घंटे के भीतर। तब भी मैंने जिस किसी भी चैनल पर मैं बैठा और काम करता था, जहां वहां मैंने ये बात कही कि सावन के महीने में यानी अगले 4-5 दिनों के भीतर बिहार में सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है, और सत्ता परिवर्तन हुआ था।
आज की स्थिति यह है कि जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के बीच जमीन पर बहुत रार दिखाई दे रही है। रार के कई कारण हैं और सबसे बड़ा कारण जो पहले भी मैंने आपको वीडियो में बताया, कई वीडियो में मैंने आपको बताया, दर्शक भी ये सवाल पूछते हैं कि बिहार की विधानसभा तो भंग नहीं हुई। नीतीश कुमार इसी शर्त पर इस गठबंधन में आए थे कि लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव होंगे। उस शर्त को नहीं माना भारतीय जनता पार्टी ने। साथ में लेने के बाद भारतीय जनता पार्टी अपने वादे से मुकर गई और वादे से मुकर गई तो फिर तुरंत पाला बदल करने से नीतीश कुमार की छवि जो गिरती जा रही है बार बार पाला बदल से, वो और गिर सकती थी चुनावी माहौल में। फायदा तब भी बीजेपी ले सकती थी। नीतीश कुमार ने अपमान का घूंट पीना बर्दाश्त किया। अंतिम समय तक, आचार संहिता लगने के पहले तक मंत्रिमंडल का विस्तार टालने का काम नीतीश कुमार ने किया कि नहीं, मंत्रिमंडल विस्तार से पहले विधानसभा भंग हो जाए, चुनाव हो जाए, फिर विस्तार हो, फिर नई कैबिनेट बने। तो कैबिनेट के विस्तार को नीतीश कुमार ने आचार संहिता के पहले जहां तक संभव था टालने की कोशिश की, और टालने की कोशिश इसलिए की ताकि विधानसभा को भंग किया जा सके, चुनाव आयोग द्वारा लोकसभा चुनाव की घोषणा के पहले भंग किया जा सके। लेकिन बीजेपी ने इस मुद्दे पर पलटी मार दी। साथ लाने के लिए तो जो शर्तें हैं वो सब कबूल है, तू मुझे कबूल, मैं तुझे कबूल, सब कबूल है साथ लाने के लिए। लेकिन साथ लाने के बाद किस बात का खुदा गवाह, वो स्थिति हो गई कि कोई गवाही उसकी नहीं और विधानसभा को भंग नहीं किया गया। नीतीश कुमार की पार्टी 43 की 43 विधायकों वाली रह गई और उसके बाद अब जो खेल हो रहा है, उस खेल में एक सिरा नीतीश कुमार से जुड़ता है, एक सिरा नरेंद्र मोदी से जुड़ता है। अंदर खाने जनता दल यूनाइटेड के लोगों से बात करें तो साफ साफ कहते हैं, निजी बातचीत में, कैमरे पर कोई नहीं बोलता, निजी बातचीत में साफ साफ कहते हैं कि 2020 में हम स्टेज पर थे, हमारी साख और सत्ता दांव पर थी, तो हमारे साथ खेल हो रहा था। और आज उनकी सत्ता और साख दांव पर है तो वो समझे, जिता के ले जाना, हरा देना ये उनका काम है, वो समझे। इस तरह के अप्रोच के मायने समझे जा सकते हैं कि नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी के साथ मंच साझा करना क्यों छोड़ा। भारतीय जनता पार्टी के सामने नतमस्तक होने की बजाय, अपनी उपलब्धियों को गिनाना छोड़ने की बजाय, नीतीश कुमार ने साथ जाना, चुनाव में साथ प्रचार करना मंजूर नहीं किया। उससे बेहतर है अलग अलग कैंपेन करेंगे। अब ऐसे में सवाल उठता है, कैंपेन अलग अलग हो रहा है, नीतीश कुमार कहीं और जा रहे हैं, नरेंद्र मोदी कहीं और जा रहे हैं। जरूरत नरेंद्र मोदी की है, नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री तो बनना नहीं है, एनडीए की तरफ से वो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं है, तो जीतेंगे तो नरेंद्र मोदी के नाम पर, नरेंद्र मोदी को फायदा होगा, हारेंगे तो नरेंद्र मोदी को घाटा होगा, चाहे जेडीयू वाले हारे, चाहे भाजपा वाले हारे, चाहे लोजपा वाले हारे, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हारे, चाहे जीतन राम मांझी हारे। ये सब हारेंगे तो घाटा नरेंद्र मोदी को होगा, जीतेंगे तो फायदा नरेंद्र मोदी को होगा। नीतीश कुमार का क्या है? उनकी मुख्यमंत्री की कुर्सी को बचाने के लिए तो तेजस्वी यादव भी खड़े हैं, फिर किस बात की चिंता? इन सब की जड़ में 2020 का विधानसभा चुनाव पहला कारण है और 2024 में लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव नहीं करवाने और चुनाव नहीं करवाने के की भारतीय जनता पार्टी की मंशा जो है वो दूसरा कारण है। और इन दो कारणों ने बीजेपी और जेडीयू के बीच जो फ्रिक्शन पैदा किया, जो रिफ्ट पैदा किया, जो विवाद की स्थिति बनी, इस विवाद की स्थिति में 4 जून के बाद, लोकसभा चुनाव के बाद बिहार की सत्ता एनडीए के पाले में बनी रहेगी, इस बात को लेकर अभी से चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। अभी तो पहले फेज का चुनाव आप देख रहे हैं। याद रखिए, पहले 2 चरण का चुनाव, जहां पहले फेज में जेडीयू की साख दांव पर नहीं है, जेडीयू का कैंडिडेट नहीं है, और दूसरे चरण में बीजेपी का कैंडिडेट नहीं है। पहले चरण में 4 में 2 कैंडिडेट, 4 सीटों पर 2 सीट बीजेपी लड़ रही है, तो दूसरे चरण की बिहार की 5 सीटों पर जेडीयू लड़ रही है। तो जो पहले चरण में दिखेगा वो दूसरे चरण में दिख सकता है। नरेंद्र मोदी की मजबूरी है, जैसे नीतीश कुमार की मजबूरी थी 2020 में, नरेंद्र मोदी की मजबूरी है कि अगर जेडीयू कथित तौर पर भीतरघात भी करती है, तब भी वो जेडीयू के साथ भीतरघात नहीं कर सकते, सोच नहीं सकते, क्योंकि जरूरत तो उनकी है ना। जैसे उस वक्त नीतीश कुमार ने किया
कि लोजपा यानी चिराग मॉडल के तहत भीतर घात का खेल तो नीतीश कुमार की पार्टी से चल रहा था, तब भी जेडीयू बीजेपी के साथ खड़ी थी, क्योंकि कुर्सी तो नीतीश कुमार को मिलनी थी, नरेंद्र मोदी को तो मुख्यमंत्री की कुर्सी मिलनी नहीं थी। कल उनकी मजबूरी थी, आज इनकी मजबूरी है। और इस मजबूरी के बीच में क्या राष्ट्रीय जनता दल बेनिफिशियरी होने जा रही है? क्या इंडिया गठबंधन लाभार्थी होने जा रहा है? क्या राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और दीपांकर भट्टाचार्य के कैंडिडेट इससे लाभ उठाने जा रहे हैं? लाभ उठा भी ले तो क्या घाटा है नीतीश कुमार को? यह सवाल बिहार की राजनीति में तैर रहा है। नवादा लोकसभा सीट की रिपोर्ट, अंतिम रिपोर्ट यह है कि लवकुश समीकरण, अति पिछड़ा समीकरण, महादलित समीकरण, जिसके लिए नीतीश कुमार को लाया गया था, वो समीकरण नवादा में बिखर चुका है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में काम करता कम से कम 16 अप्रैल के दिन तो नहीं दिखाई दे रहा। 19 अप्रैल को क्या होगा वो शाम को पता चलेगा। 19 अप्रैल की शाम औरंगाबाद में भी कमोबेश यही स्थिति बनती दिख रही है। तो दो लोगों की आपसी लड़ाई हमेशा तीसरे का रास्ता खोलती है, और वो रास्ता बिहार में कितनी सीटों पर इंडिया गठबंधन के लिए खुल रहा है, इसके लिए गोदी मीडिया के सर्वे मत देखिए, प्रायोजित सर्वे मत देखिए, जमीन के हालात को देख करके फैसला करें। और उसके आधार पर आकलन करने की कोशिश की जा सकती है कि सत्ता का खेल जब अविश्वास के साथ, घात प्रतिघात के उदाहरण के साथ और मन में टीस को लेकर जब चलता है, तो टीस और गठबंधन हाथ मिलाने तक तो हो सकता है कि अंदर दिल में टीस है और ऊपर से गठबंधन है। ये हाथ मिलाने और मंच से प्रशंसा करने तक तो ठीक है, लेकिन दिल गवारा नहीं करता। 2020 में जो हुआ, 2024 में उसी की स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। याद कीजिए 2002 का गुजरात का सांप्रदायिक तनाव, तब गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था कि यह न्यूटन के तृतीय गति नियम का पालन है, यानी प्रत्येक क्रिया की बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। और अब के गतिविधियों को देखकर लग रहा है कि प्रत्येक क्रिया की बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया जो होती है, वही 2020 में जो क्रिया हुई विधानसभा चुनाव में, उसी की बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया जदयू की तरफ से करने की कोई कोशिश शायद होती हुई दिख रही है। देखते हैं कितनी कामयाब होती है और कौन किसके साथ खेल रहा है। दिलचस्पी लोगों की जरूर है, और बनाए रखिए पहले 2 चरण, उसके बाद के 5 चरणों के चुनाव में भी दिलचस्पी को, कि क्या ऊपर से जो गठबंधन दिख रहा है क्या वो कामयाब है, या उसको फेविकॉल लगाने की जगह कहीं किसी नकली ब्रांड के फेविकॉल से तो नहीं जोड़ दिया गया है। कुछ भी संभव है, देखते रहिए क्या होता है। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।